जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर। बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमारा पुराना चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर था वो काफी बड़ा चैप्टर था, उसमें चीजें समझाने बताने की बहुत सारी थी। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। बल्कि सच बताऊं अगर तो ये जो 3 टॉपिक तुम्हें नजर आ रहे हैं ना, इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लो, चैप्टर ही खत्म। वर्क के बारे में अच्छे से समझ लो, वर्क डन क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, कितने टाइप की होती हैं, उनकी डेरिवेशन, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी वगैरह वगैरह वो सब पढ़ लो। और इसके बाद लास्ट में तुम्हारा पावर हो गया, चैप्टर खत्म। कोई दिक्कत? तो करें शुरू बच्चों आज से ही। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्क एनर्जी एंड पावर में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वर्क। तो बच्चों वर्क कोई मुझे बताएगा क्या होता है? देखो एक बच्चे ने बोला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या पूछा था? फोर्स क्या होता है? उसने क्या बोला? फॉर्मूला। वर्क डन, वर्क से आपका क्या तात्पर्य है? डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो वर्क होता है। किसी ऑब्जेक्ट पे डिस्प्लेसमेंट लगता है और उसका ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है। और कोई बच्चा? देखो मुझे ये लगता है वर्क को कहते हैं कार्य, काम। हमने कुछ काम किया है, कार्य किया है। ये तो हिंदी वर्जन हो गया। अब बच्चों काम कैसे करा हुआ माना जाएगा? मेरा स्कूल में एग्जाम है और मैं देखो उसके लिए क्या कर रहा हूँ। मैं घर आया, मैंने बुक खोली, मैंने रीडिंग की, चेयर पे बैठ के बहुत सारे नोट्स बनाए, लिखा, शीट चिपकाए, नोटिस बोर्ड पे चीज़ें करी, चीज़ें सॉर्ट आउट करी, रिवीजन करा, और भी पता नहीं क्या क्या करा, गूगल करी, चीज़ें वहाँ से निकाली, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे और रात को सो गया क्योंकि मैं बहुत थक चुका था। क्या आज मैंने बहुत सारा काम किया? हाँ बहुत सारा काम किया भाई। लेकिन फिजिक्स के नज़रिए से आपने कुछ भी काम नहीं किया है। तो जो हम नॉर्मल लाइफ में जो हम बोलते हैं कि ये कार्य हमने किया है, वर्क डन किया है, और फिजिक्स की लैंग्वेज में जो वर्क डन हम कर रहे हैं वो अलग अलग है। पहले तो ये समझ लो, फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन सिर्फ और सिर्फ तब माना जाएगा अगर मान लो बच्चों ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर लगाया फोर्स F और ये यहां से लेकर यहां तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा बच्चों? S। यहां से लेकर इस पॉइंट तक ये आ गया। समझ पा रहे हो ना? तभी वर्क डन माना जाएगा। यदि मैं किसी वस्तु पर कुछ बल लगाता हूं, फोर्स लगाता हूं, और वह वस्तु कुछ दूरी तय करती है, उसमें कुछ विस्थापन होता है यानी डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम क्या मानेंगे कि वर्क डन हुआ है। यानी कि when a force is applied on an object and it displaces some distance in the direction of force, in the direction of force, then work is said to be done. Work is said to be done. यानी वर्क डन क्या बोला मैंने? फिजिक्स ने क्या बोला? जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर ये दोनों चीजें हो गई तो वर्क डन माना जाएगा कि कार्य हुआ है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो यहाँ पर 2 नेसेसरी कंडीशन बच्चों क्या मिली हमको? बच्चों 2 नेसेसरी कंडीशन हमको क्या मिली? फोर्स अप्लाइड होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। फोर्स शुड बी अप्लाइड, फोर्स शुड बी अप्लाइड, और दूसरा देयर मस्ट बी सम डिस्प्लेसमेंट in the direction of force, in the direction of
फोर्स। ये दोनों चीजें होना अनिवार्य है, जरूरी है, तभी वर्क डन माना जाएगा। बच्चों एक काम करते हैं, मैं दीवार पर फोर्स लगा रहा हूं, मैंने बहुत सारा फोर्स लगाया दीवार के ऊपर और बोर्ड के पीछे दीवार है, क्या वर्क डन माना जाएगा? क्यों भाई, फोर्स तो लगाया ना मैंने, पर क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं हुआ, तो वर्क डन नहीं माना जाएगा। बच्चों मान लो कोई ट्रॉली रखी हुई थी, कोई गाड़ी है, हल्की गाड़ी है, हवा चल रही है और वो गाड़ी उससे लुढ़क रही है, और मैंने अपने दोस्त को बोला देख मैं तेरे को जादू दिखाता हूं, मैं यहां से उसको ड्रैगन बॉल जी की तरह जादू करूंगा और गाड़ी चल जाएगी। तो क्या ये वर्क डन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अब वहां डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, गाड़ी चल रही है, लेकिन वो फोर्स मैंने तो नहीं लगाया, फोर्स लग तो रहा है वैसे, हवा लगा रही है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो वर्क डन मैंने नहीं करा है क्योंकि मैंने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया। या ढलान से कोई गाड़ी लुढ़क रही है, अगर मैंने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम उसको वर्क डन नहीं मानेंगे। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है? समझ में आ गया? अच्छा बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इस प्रकार से कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है, तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है, तो वर्क डन कैसे फाइंड करोगे बच्चों? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला बोलो जल्दी बच्चों। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। पर ये फॉर्मूला पूरी तरह से सही नहीं है, ये अभी अधूरा है। तुम यही पढ़ते आए हो बचपन से, ये सीखा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, पर ये अधूरा है, अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया? F इंटू एस। यहां तक कोई दिक्कत? क्या मुझे इसमें एग्जांपल लेके समझाना पड़ेगा कि मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 मीटर का, तो वर्क डन कितना हो गया? 10 इंटू 20 यानी कि 200 क्या? जूल। तो बच्चों जूल से क्या समझ में आ गया? SI यूनिट ऑफ वर्क डन क्या हो गई? SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर। क्या है बच्चों इसकी SI यूनिट? न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोल देते हैं? जूल। समझ में आ गया? क्या मैं ये बोल सकता हूं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर? अरे हाँ बोलो ना। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर। तो क्या हुआ? न्यूटन मीटर। समझ में आ गया बच्चों? अगर कोई तुमसे कहे कि डिफाइन 1 जूल और 1 न्यूटन मीटर, तो आप क्या बोलोगे? What do you mean by 1 जूल? What do you mean by 1 न्यूटन मीटर? देखो 1 जूल को अगर डिफाइन करना है तो पहले दिमाग लगाओ, 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर है। तो 1 न्यूटन मीटर तब आएगा जब फोर्स 1 न्यूटन का लगाया होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? 1 मीटर का। बच्चों दिमाग लगाओ ना। फोर्स अगर मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट पर लगाता हूं 1 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हो रहा है? 1 मीटर का, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 1 वन जा 1 जूल। तो 1 जूल को ही तो डिफाइन करना है ना, तो हम इसमें क्या बोलेंगे? When 1 न्यूटन of force is a force of 1 Newton is applied on an object and it displaces 1 meter. and the object displaces 1 meter. by 1 meter in the direction of force, then 1 जूल ब्रैकेट में 1 न्यूटन मीटर ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन। कोई दिक्कत? कोई अगर पूछे 1 जूल और 1 न्यूटन मीटर को डिफाइन करो तो कर लोगे? पक्का? बच्चों जो ये जूल है ये तो स्टैंडर्ड यूनिट है, पर अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मुझे बताओ सीजीएस यूनिट क्या है बच्चों?
तो सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन क्या है बच्चों? अर्थ, अर्ज, अर्ध, अर्ध, अरे एक चुनो यार, ERGS। एक बच्चा कह रहा है URGS, अर्ज वो वाला, वो अर्ज लगी है जाने की अर्ज। कोई बात नहीं बच्चों, इसकी जो ऐसा ही सीजीएस यूनिट है बच्चों, वो क्या है? डाइन सेंटीमीटर। नहीं समझे ना बच्चों? ये अगर न्यूटन मीटर है तो जरा चेक करो, एक न्यूटन की सीरीज यूनिट क्या है? डाइन, और मीटर की सेंटीमीटर। समझ में आ गया? इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? अर्ज, ERGS। कोई दिक्कत? तो बच्चों कोई मुझे बताएगा 1 जूल इज इक्वल टू कितने अर्ज होंगे? 10 पावर 7 अर्ज। याद रहेगा? याद रहेगा? पक्का? चले आगे। तो बच्चों मैंने अभी अभी तुम लोगों को क्या बताया? एसआई यूनिट क्या है? इसको भूलना नहीं है, जूल और न्यूटन मीटर। और बच्चों सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ज या फिर डाइन सेंटीमीटर। अब सवाल ये है कि ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या फर्क है? तो बच्चों क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ज। अभी तो बताया था, तो ये आपको याद कर लेना, ये रट लो। समझ में आ गया? 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ज होता है। अब ये आया कहां से वो भी देख लो बच्चों। हम अच्छे से जानते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 न्यूटन मीटर का मतलब 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन में 10 पावर 5 क्या होते हैं? डाइन। और 1 मीटर में 100 कितने होते हैं? सेंटीमीटर। तो 10 पावर 5 और 10 पावर 2 मिला के कितना हो गया? 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। और बच्चों डाइन सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। अर्ज। समझ में आ गया? तो इसीलिए याद रखना 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ज या फिर 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। अब याद रहेगा। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। किलोग्राम मीटर, 1 किलोग्राम मीटर, ये भी एक यूनिट है फोर्स की। कई बार ऐसा भी आपको दिया रहेगा 1 kgm। तो 1 किलोग्राम मीटर का मतलब देखो, इसका मतलब क्या हुआ? 1 kgf मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। और बच्चों 1 kgf कितना होता है? 9.8 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 9.8 न्यूटन मीटर, यानी कि 9.8 जूल। एक आपको ये भी याद रखना है भाई, देखो न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन आएगा वो हमें नहीं पता ना। जरूरी है वो आपको जूल देगा, जरूरी है आपको न्यूटन मीटर देगा, जरूरी है डाइन सेंटीमीटर दे, जरूरी है kgm दे, कुछ भी दे सकता है भाई वो आपको याद रखना है। ऐसे ही एक और यूनिट है 1 ग्राम सेंटीमीटर। ये भी फोर्स की ही यूनिट है, ये भी फोर्स की ही यूनिट है भाई। तो बच्चों चेक करो, 1 ग्राम सेंटीमीटर मतलब 1 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर। और 1 gf इक्वल टू कितना होता है? ये मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था बच्चों। 1 gf इज इक्वल टू 980 डाइन। ये बात है कि भूल गए? भूल गए ना? अरे ठीक से देखो, 1 gf 980 डाइन, बच के रहना, इंटू 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? 980 डाइन सेंटीमीटर। तो ये हो गया 980 अर्ज। कोई दिक्कत? तो ये भी आपको याद रखना है। जितना डाटा दिमाग में रहेगा उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। समझ में आ गया ना? आप लोग एक मेमोरी कार्ड हो, जब बच्चा बॉर्न होता है तो मेमोरी कार्ड ब्लैंक है, खाली है, समझ गए? और उसका स्टोरेज कितना है? वो भी 0 है।
एज बढ़ने के साथ साथ आपका स्पेस मेमोरी का भी बढ़ रहा है, और वो तभी बढ़ेगा जब आप उसमें चीजें स्टोर करते जाओगे। अगर आप स्टोर नहीं करोगे तो मेमोरी बढ़ेगी नहीं, वो उतनी लिमिटेड रहेगी। समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको याद करनी है। अब देखो डायरेक्ट अगर मैं कहूँ कि रट लो इसको इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है, रट लो, तो रटने से भी काम नहीं चलेगा। अगर आपको समझ में आ गया, आप रफ कॉलम में जाके भी ये कर सकते हो। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? चले आगे। अब यूनिट अगर कोई भी आ जाए तो भाई अब कर लेना। बच्चों हमने वर्क डन के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ ली हैं, पर अभी भी काफी चीजें बाकी रह गई हैं। जैसे मुझे अभी तक किसी ने ये नहीं बताया वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन के बारे में आपका क्या विचार है? वर्क डन या वर्क इज अ, अरे जल्दी बोलो यार, कौन सी क्वांटिटी है? नहीं मालूम? चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं बच्चों। चलो उसका फॉर्मूला बताओ क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख देते हैं। हम ये बात जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस हिसाब से वर्क डन भी एक कौन सी क्वांटिटी हुआ? वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना। भले ही यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं, क्योंकि पहले अपने आप से ये सवाल पूछो कि जो वर्क डन है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, सही है? कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें डायरेक्शन मैटर करता है और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता। तो मुझे ये बताओ वर्क डन फाइंड करने के लिए तो समझ गए ना बच्चों, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, बट फिर भी वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि बच्चों मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनको पूरी तरह से कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। जैसे टाइम है, अब आप किसी से टाइम पूछोगे तो वो ये थोड़ी ना बताएगा कि 6:10 हो गए हैं ईस्ट में, या मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 किलो है साउथ में, तो डायरेक्शन नहीं लगाते ना वहां पे। ऐसे वर्क डन के बारे में आप पहले दिमाग लगाओ और बताओ वर्क डन में आप क्या डिटरमाइन करना चाहते हो कि कितना काम हुआ या किस डायरेक्शन में काम हुआ। बस आप यही तो चेक करोगे, फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके जो भी आया जूल में वो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन मैटर करता है या किस डायरेक्शन में हुआ ये मैटर करता है। तो इसीलिए वर्क डन क्या है बच्चों? एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रहेगा, याद रहेगा। अब सवाल ये है कि सर दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आखिर स्केलर आया कैसे? ये भी एक सवाल है। तो बच्चों यार ये बेकार का सवाल है, क्योंकि ये मैं तुम्हें ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूं या नहीं? अगर भूल गए हो तो दोबारा याद दिलाता हूं। बच्चों चेक करो, इधर देखो, बोर्ड पे देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये खिसक कर यहां तक पहुंच गया है, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितना? S। इस पर फोर्स कितना लगा? F। तो वर्क डन कितना हुआ? F इंटू S। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बच्चों यहां पर चेक करो, इधर क्या हो रहा है? यहां पर एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, इस पर फोर्स लगाया मैंने यहां पे। अब मैंने फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं लगाया, बल्कि फोर्स कहां लगाया? ऊपर। और अगर तुमने जरा सा भी ध्यान दिया हो आज की क्लास में, तो मैंने बार बार ये बात बोली है कि डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बच्चों ये किधर की तरफ मूव करेगा? चेक करो, इधर की डायरेक्शन में मूव करेगा, ऊपर तो उड़ के जाएगा नहीं, हाँ या ना? और मान लेते हैं ये यहां तक पहुंच गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना करा इसने? अगेन S। इतनी बात समझ में आ गई? तो बच्चों जरा चेक करो और मुझे बताओ, इसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाया? तो अब चेक करो, यहां पर इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, F sin थीटा, इसको अलग कर दो, और यहां पर F cos थीटा। सही है गलत? सही है गलत? अब आप दिमाग लगाओ, F sin थीटा किसको बैलेंस करेगा? mg को। नॉर्मल रिएक्शन की तरह काम कर रहा है, यानी ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसकी जरूरत मुझे है नहीं क्योंकि मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। अब आप चेक करो, F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, हाँ या ना? तो बच्चों आज से
वर्क डन का असली फॉर्मूला क्या बन गया? ये अधूरा है, बताया था ना मैंने, अधूरा है। अब फॉर्मूला हो गया एफ एस कॉस थीटा। आज से वर्क डन का फॉर्मूला क्या याद रखोगे? एफ एस कॉस थीटा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भूल जाओ, आज से नया फॉर्मूला क्या याद करना है? एफ एस कॉस थीटा। और अब मैं तुम्हें बताता हूं ये स्केलर क्यों है। बच्चों मैंने तुम्हें बताया था जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का आप मल्टीप्लाई करते हो तो या तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे या तो डॉट प्रोडक्ट करोगे। बोलो हाँ। बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक नया वेक्टर निकल कर आएगा, बताया था ना कौन से चैप्टर में? मोशन इन अ प्लेन में। और अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, यानी कि क्या आ जाएगा? एक नंबर आ जाएगा, एक मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वो वेक्टर नहीं होगा। तो बच्चों a क्रॉस b करने पर क्या आता है चेक करो, ए बी साइन थीटा। क्या यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ है? लेकिन डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा। क्या यहाँ कॉस थीटा लिखा हुआ है? हाँ, यानी कि यहाँ पे एफ और एस का क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, एफ एस कॉस थीटा। और डायग्राम में भी समझ में आ गया एफ एस कॉस थीटा क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन वाला माना जाएगा। एफ साइन थीटा की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, एफ कॉस थीटा की वजह से हो रहा है। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए ना, इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए बी कॉस, मतलब एफ एस कॉस थीटा। अब आप चेक करो कॉस थीटा की वैल्यू अलग अलग डालेंगे तो हमारे पास अलग अलग वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से 3 टाइप के हमारे पास वर्क डन आ जाएंगे। पहले ये बताओ यहाँ तक की कहानी समझ में आई कि नहीं? इस पूरे में मैं बस यही समझाना चाहता हूँ, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, पर अधूरा है। पूरा फॉर्मूला क्या है? एफ एस कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी कि ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है फोर्स, इनके बीच का एंगल क्या है बच्चों? थीटा। याद रहेगा? चले आगे, पक्का? ये पार्ट इरेज कर दूं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों 3 टाइप के वर्क डन। बच्चों वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जरा दिमाग लगाओ। वर्क डन पॉजिटिव तब होगा जब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा क्या होगा? या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं एफ वेक्टर इज पैरेलल टू एस वेक्टर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। समझ में आ गया? अब जरा दिमाग लगाओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। बच्चों थीटा की वैल्यू 0 डाल दो, कॉस 0 कितना होता है? 1। तो एफ एस आ गया ना, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं है? नहीं आ रहा समझ में? एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पल दूं क्या? एक घोड़ा अपने साथ बंधी हुई गाड़ी को खींच रहा है। भैया जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। समझ गए? यहाँ पर जितने भी अभी तक मैंने डायग्राम बनाए सब में फोर्स जिधर लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये सारे वर्क डन कैसे हो गए? पॉजिटिव। याद रखना अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, थीटा 0 डिग्री बनेगा उनके बीच में, क्योंकि पैरेलल हो गए ना। तो उस केस में वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बच्चों वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। पूछो कैसे? थीटा 180 डिग्री हो जाए। और थीटा 180 का मतलब ये है एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल पर क्या ये पॉसिबल है? मतलब ऐसा हो सकता है कि फोर्स में इधर लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ऐसा हो सकता है? सोच के देखो, एक कुर्सी है उसको मैं धक्का उधर मार रहा हूं और वो चल के इधर आ रही है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मान लो ढलान है, ढलान पर कोई भारी गाड़ी नीचे उतर रही है और आप धक्का मारने चले गए, तो फोर्स तो आप ऊपर लगा रहे हो लेकिन गाड़ी तो नीचे उतरेगी ना, क्योंकि बहुत भारी गाड़ी है। तो कई बार ऐसा भी होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं?
एंटी पैरेलल, तब उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चेक करो ना, ये ऑब्जेक्ट है, फोर्स आप इधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया 180 डिग्री। उस केस में वर्क डन कैसे फाइंड करोगे, एफ एस कॉस थीटा। बच्चों cos 180 डाल दोगे, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस का एफ एस नहीं आ जाएगा क्योंकि cos 180 कितना हो जाएगा, सॉरी -1। तो इस हिसाब से वर्क डन कैसा आ गया बच्चों, नेगेटिव, यानी वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर हो गया, चलें आगे। अच्छा, वर्क डन 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तब चेक करो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगाओगे, एफ एस कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री डाल दो, कॉस 90 कितना होता है, तो वर्क डन कितना हो गया 0 जूल। समझ गए ना, तो उस केस में वर्क डन होगा 0। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। आप किसी भारी ऑब्जेक्ट को सर पे रखकर या उठाकर चल रहे हो आगे की तरफ। अब आप चेक करो फोर्स आप कहां लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए फोर्स कहां लगा रहे हो, ऊपर, और आप जा कहां रहे हो, आपके साथ साथ वो ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो थीटा कितना बन गया, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा। तो तुम बताओ बच्चों, अगर कोई फिजिक्स का टीचर रेलवे स्टेशन पे चला गया और कुली ने उसका सामान उठा के कहीं छोड़ दिया, तो फिजिक्स का टीचर क्या बोलेगा, ये वर्क किया ही नहीं, वर्क डन हुआ ही नहीं है, मैं किस बात के पैसे दूं, सारे कुली मिलके उसका फिजिक्स बना देंगे। समझ में आ गया, क्योंकि रियल लाइफ में जो हम वर्क डन बोलते हैं फिजिक्स की लाइफ में अलग अलग है। अच्छा, कुली अगर सर पे सामान रखकर सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है तो उसको क्या मानेंगे, वर्क डन मानेंगे। फोर्स भी ऊपर लग रहा है और वो ऊपर लिफ्ट भी हो रहा है धीरे धीरे, तो वर्क डन माना जाएगा। और कुली सर पे सामान रख के नीचे सीढ़ी से उतर रहा है तो फोर्स लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, वर्क डन हो गया नेगेटिव। तो हमें उल्टा कुली से पैसे मांगने चाहिए, पैसे मुझे दो। समझ में आ रहा है, पर ऐसा मत करना वरना वो गड़बड़ कर देगा फिर तुम्हारे साथ। समझ गए ना। अब बताओ वर्क डन क्लियर हो गया। तो वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, इसमें क्या होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा कितना बना 0, यहां पे 180 डिग्री और यहां पे फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये क्या हो गया बच्चों, वर्क डन हो गया 0। याद रहेगा बच्चों, वर्क डन 0 होने के लिए और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो हो सकता है आपने फोर्स ही नहीं लगाया, या हो सकता है फोर्स लगाया हो डिस्प्लेसमेंट ना हुआ हो, और या ये भी हो सकता है कि दोनों परपेंडिकुलर रहे हो। यानी वर्क डन 0 के 3 पॉसिबिलिटीज हैं। नहीं आ रहा समझ में। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि व्हेन विल द वर्क डन विल बी 0, कि वर्क डन 0 कब होगा, तो सिर्फ यही एक कंडीशन नहीं है, और भी 3 है, और भी 2 हैं। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पर मैंने फोर्स नहीं लगाया, पहली कंडीशन, तो भी वर्क डन 0 होगा। फोर्स लगाया, देखो मैंने दीवार पे धक्का लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो भी वर्क डन 0 हो जाएगा। और दोनों चीजें हैं बट उनके बीच में एंगल 90 है, तो भी वर्क डन 0 हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में। और अगर दोनों ही नहीं है तो, दोनों ही नहीं है तो फिर तो आप सीधे खड़े हुए, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो चौथी कंडीशन हो जाएगी। हाँ, तो चौथी हो जाएगी। समझ में आ गया बच्चों। अगर मान लो हमें फोर्स इस तरीके से दिया हुआ है, मान लो AI प्लस BJ प्लस CK, और डिस्प्लेसमेंट मुझे दिया हुआ है मान लो PI प्लस QJ प्लस RK, तो क्या तुम मुझे बताओगे वर्क डन कैसे निकालेंगे। F वेक्टर डॉट S वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं बच्चों, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे, AI प्लस BJ प्लस CK डॉट PI प्लस QJ प्लस RK। क्या करते हैं इसमें, बताया था ना A1 A2 B1 B2 C1 C2। देखो अगर पीछे का कुछ याद नहीं है जाके या तो लेक्चर देखो
या याद करो, मैंने बताया था आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। आई डॉट जे करोगे 0 हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पी ए प्लस बी क्यू प्लस सी आर। कोई दिक्कत? अगर इस तरीके से कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया हो ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन ऐसे निकाल लेना। समझ में आ गया? और लास्ट में एक और चीज, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है? mlt माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट का l, तो क्या हो गया? ml2 t माइनस 2। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चले आगे। तो बच्चों मुझे लगता है मैंने फोर्स के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी हैं, पर फिर भी अभी कुछ 2-4 बातें बाकी हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।